देखो, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन का देखो मतलब होता है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना। जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है आगे या पीछे, तो ऐसा मोशन जो है वो कैसा मोशन कहलाता है? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। कैसे बोलते हैं अपन? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये जो मोशन है अपना वो कैसा है? रेक्टिलिनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है ना। अच्छा, चलो देखो, एक सिंपल से सवाल से स्टार्ट करते हैं अपन रेक्टिलिनियर मोशन को। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं मैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है तुम्हारे। देखना, सुनना। अपने पास क्या है? एक पर्सन है, देखो, है ना। ठीक है, मान लो जतिन नहीं है अपना। ठीक है। अब अब क्या है, देखो, जतिन से 13 फीट की दूरी पर, जतिन से 13 फीट की दूरी पर क्या है? एक गड्ढा है ना। जतिन से 13 फीट की दूरी पर क्या है? गड्ढा है ऐसे। ठीक है, होल हो गया ये। ठीक है। अब अपना जतिन देखो कैसे चलता है। जतिन 5 फीट तो आगे चलता है पहले, और फिर 3 फीट पीछे चलता है। समझना सवाल को अच्छे से। जतिन क्या करता है? 5 फीट तो आगे चलता है, फिर 3 फीट पीछे चलता है, फिर 5 फीट आगे चलता है, फिर 3 फीट आगे चलता है ना। तो जतिन कैसे चलता है? 5 फीट तो आगे चलता है, और फिर 3 फीट जो है वो पीछे चलता है। 5 फीट आगे चलता है जतिन, और 3 फीट किधर चलता है? पीछे चलता है। और 1 फीट चलने में जतिन को कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड लगता है ना। जैसे 5 फीट आगे चलेगा तो 5 फीट आगे चलने में कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड लगेंगे। 1 फीट चलने में कितना टाइम लगता है जतिन को? 1 सेकेंड लगता है ना। आपसे सवाल ये पूछा, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम जतिन फॉल्स इनटू द होल, कितने समय बाद जतिन गड्ढे में गिर जाएगा, ये अपने को पता करना है। आफ्टर हाउ मच टाइम जतिन फॉल्स इनटू द होल, कितने समय बाद जतिन गड्ढे के अंदर गिर जाएगा, ये अपने को पता करना है। पहले बताओ, सवाल समझ में आया क्या सबको? ये बोलो, सवाल सबको समझ में आया ये? यस सर। है ना। जतिन तुम्हें आ गया, तुम ही चल रहे हो। देखो, अब अपने से सवाल पूछा कितने समय बाद जतिन गड्ढे के अंदर गिर जाएगा। तो जतिन कैसे चलता है? देखो, 5 फीट तो आगे चलता है, 3 फीट पीछे चलता है, और 1 फीट चलने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकेंड लगता है। तो देखना कैसे चलेगा जतिन, समझना बात को अच्छे से। देखो, ऐसे चलेगा। जैसे 5 फीट तो ये आगे चला ऐसे, ये 5 फीट आगे चला, और फिर 3 फीट पीछे चलेगा, फिर 3 फीट किधर चलेगा? पीछे ऐसे, है ना। ऐसे 5 फीट आगे चला, और फिर 3 फीट पीछे चला। तो नेट ये कितना चला? 2 फीट चला। नेट कितना चला? 2 फीट। 2 तक पहुंच गया ये। और कितना टाइम बीत चुका है अब तक? देखो, 5 फीट आगे चला तो 5 सेकेंड लगे, और पीछे 3 फीट चला तो कितने लगे? 3 सेकेंड। तो 8 सेकेंड बीत चुके हैं ये। 8 सेकेंड में कितना चला? 2 फीट चला। अब फिर देखो कैसे चलेगा, फिर कैसे चलेगा? फिर 5 फीट आगे चलेगा ऐसे, कहां तक पहुंचेगा? देखो, 7 तक पहुंचेगा। देखो, 2 से कहां तक पहुंचेगा? 7 तक पहुंचेगा। और फिर वापस 3 फीट पीछे चलेगा।
तो कहां पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, है ना, कहां पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। फिर देखो, फिर क्या करेगा, फिर 5 फीट आगे चलेगा, 4 से 5 फीट फिर आगे चलेगा, ऐसे कहां तक पहुंचेगा, 9 तक पहुंचेगा, फिर पीछे आ जाएगा, देखो फिर पीछे आ जाएगा, कहां तक हो जाएगा, 6 पे आ जाएगा, है ना। अब तक सोचो कितना टाइम बीत चुका है, 8 सेकंड यहाँ पे, 8 सेकंड यहाँ पे और 8 सेकंड यहाँ पे, 24 सेकंड बीत चुके हैं। और कहां तक पहुंचा है, ये 6 फीट तक पहुंचा है। फिर देखो, फिर वापस चलेगा, 6 से फिर वापस चलेगा, 5 फीट आगे, कहां तक पहुंचेगा, 6 से 11 तक पहुंचेगा, कहां तक पहुंचेगा, 11 तक, है ना। 6 से 5 फीट आगे चलेगा, फिर 3 फीट पीछे चलेगा, है ना। तो नेट कहां तक पहुंचा अभी तक, ये 8 तक पहुंचा, नेट कहां तक पहुंचा, 8 तक। कितना समय बीत चुका है, देखो 8 सेकंड यहाँ पे, 8 सेकंड यहाँ पे, 8 सेकंड यहाँ पे और 8 सेकंड यहाँ पे, है ना। और कहां तक आ गया ये, अभी 8 फीट तक आ गया, है ना। और कितना समय बीत चुका है, 32 सेकंड बीत चुके हैं। अब 8 से वापस 5 आगे चलेगा, 8 से वापस 5 आगे चलेगा। अब 8 से जैसे ही 5 आगे चलेगा तो 8 और 5 13, तो फिर गड्ढे के यहीं पहुंच जाएगा। तो गड्ढे के अंदर अब क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। 8 से 5 आगे चलेगा तो 13 फीट पे तो गड्ढा है ही ना, तो 13 फीट के अंदर गड्ढे के अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यहां तक कितना समय बीत गया था, 32 सेकेंड। फिर और 5 सेकेंड में 5 फीट और आगे चला, तो 8 और 5 13 फीट पे आ गया, तो गड्ढे के अंदर गिर गया ना। तो कितने समय बाद ये गड्ढे के अंदर गिर जाएगा, 32 सेकेंड तो यहां तक बीत चुके थे, 5 सेकेंड और बाकी थे, तो 37 सेकेंड के बाद में ये गड्ढे के अंदर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। 37 सेकेंड के बाद में ये होल के अंदर, गड्ढे के अंदर फॉल हो जाएगा। बोलो सवाल समझ में आएगा सबको अच्छे से, बिल्कुल क्लैरिटी से। 37 सेकेंड इज करेक्ट। जतिन, पूजा, सबको समझ में आया क्या, बढ़िया से। सिमरन, सिमरन तुम्हें आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था, तुमने कभी पढ़ी हो एनसीईआरटी तो, है ना, एनसीईआरटी का सवाल था ये। चलो देखो और बात करते हैं अपन, और कुछ सवालों की बात करता हूं मैं। देखो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल है, सुनना सवाल को। जैसे एक सवाल क्या पूछा था, देखो पूछा हुआ सवाल है एग्जाम के अंदर, नीट के अंदर ही पूछा हुआ है। जैसे अपने पास क्या एक वायर है, देखो ऐसे, ऐसे एक वायर है एबी, और ये एक रिंग है, रिंग है ना, ऐसे एक रिंग है, ठीक है। और इस रिंग को इस डायरेक्शन में अपन ने कितनी वेलोसिटी दी है, वी नॉट वेलोसिटी दी है। रिंग को इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी है अपन ने, वी नॉट वेलोसिटी दी है। ए से बी तक जाने का एक रास्ता तो ये है, ए से बी तक जाने का एक रास्ता ये है, और ए से बी तक जाने का दूसरा रास्ता जो है वो ये है ना। और यहां भी एक रिंग है ना। बेसिकली अपने पास क्या है, दो रिंग्स है, देखो एक मिनट, ये तो दो रास्ते हो गए अपने। एक रिंग तो ये है जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी दी जाती है, वी नॉट वेलोसिटी दी जाती है। और दूसरी रिंग ये वाली है, देखो ऐसे, है ना। और दूसरी रिंग को वेलोसिटी, ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है, दूसरी रिंग को वेलोसिटी इस तरह से दी जाती है कि दूसरी रिंग का भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दूसरी रिंग को वेलोसिटी ऐसे देंगे, देखो ऐसे, और दूसरी रिंग को वेलोसिटी इस तरह से दी है कि इसका भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो वी नॉट की बराबर है। दूसरी रिंग का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है।
दूसरी रिंग का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट के बराबर है ना। अब ये जो पहली वाली रिंग है इसको ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगा T1, पहली वाली रिंग को ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगा T1 और दूसरी रिंग को ए से बी तक पहुंचने में टाइम लगा T2। हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं है ना, T1 ग्रेटर देन T2, दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है T2 ग्रेटर देन T1, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है T1 बराबर T2 और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा है नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं है ना। सेकेंड रिंग को वेलोसिटी इस तरह से दी जाती है कि उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है ना। पहली रिंग को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, T1 टाइम लगा है और दूसरी रिंग को ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, T2 टाइम लगा है। तो T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा वो बेसिकली अपने को बताना है। आप समझना बात को अच्छे से, देखो समझना, बढ़िया सवाल है एकदम, समझ में आएगा तो मजा आएगा। देखो जैसे मान लो ये दूसरी वाली रिंग है, अगर इस दूसरी वाली रिंग पे तुम देखोगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस दूसरी वाली रिंग पे नीचे की तरफ देखो कितना फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगेगा mg, नीचे की तरफ इस पे कौन सा फोर्स लगेगा mg, और यहां पर इधर इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऐसे, इस पे क्या लगेगा ऐसे, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। और इस नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। नॉर्मल रिएक्शन का क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो ये नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग क्या करेगा, बढ़ाएगा। वो पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ाएगा, है ना। वो पार्टिकल की वेलोसिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ाएगा। तो पहली वाली रिंग को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा और दूसरी वाली रिंग को यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा, तो दूसरी वाली रिंग का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है ना। दूसरी वाली रिंग की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो पहली वाली रिंग को आधा रास्ता तय करने में जो टाइम लगा और दूसरी रिंग को आधा रास्ता तय करने में जो टाइम लगा, तो दूसरी वाली रिंग को कम टाइम लगेगा, दूसरी वाली रिंग को कम टाइम लगेगा क्योंकि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आधे रास्ते तक पहुंचने में दूसरी वाली रिंग को कम टाइम लगेगा, पहली वाली रिंग को ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जब दूसरी रिंग फिसलते फिसलते यहां पर आएगी, दूसरी रिंग फिसलते फिसलते जब यहां पे आएगी, तो देखो क्या होगा, mg तो नीचे ही लग रहा होगा, जो mg फोर्स होता है अपना वो तो नीचे लग रहा होगा, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स है वो अब ऐसे लगने लग जाएगा, ऐसे ऐसे। नॉर्मल हमेशा प्रिपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस लगता है, अब नॉर्मल ऐसे लगने लग जाएगा। तो अब नॉर्मल का जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, अब नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। और अब जो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, वो पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। अब जो नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको क्या करेगा, कम करेगा। और फाइनली जब रिंग यहां पहुंचेगी, फाइनली जब रिंग यहां पहुंचेगी बी पे, सेकेंड वाली रिंग जब बी पे पहुंचेगी, तो सेकेंड वाली रिंग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वापस कितनी होगी, वी नॉट। फर्स्ट वाले की तो वी नॉट ही है हमेशा, क्योंकि फर्स्ट वाले पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो फर्स्ट वाली रिंग की वेलोसिटी हमेशा वी नॉट रहेगी। अब तुम ये देखो कि जो सेकेंड वाली रिंग है उसकी फर्स्ट हाफ में तो क्या हो रहा है, उसके लिए फर्स्ट हाफ में तो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का बढ़ रहा है, और सेकेंड हाफ में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम हो रहा है।
सेकेंड हाफ में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम इसलिए हो रहा है क्योंकि नॉर्मल का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। फर्स्ट हाफ में बढ़ इसलिए रहा था क्योंकि नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में था। लेकिन अगर तुम देखोगे सी से बी तक जाने में, सी से बी तक जाने में सेकेंड वाली रिंग का भले से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो रहा है, लेकिन वो होगा तो वी नॉट से ज्यादा ही ना, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचने पे वो बड़ा है वी नॉट, यहां से यहां तक तो बढ़ ही रहा है वो, तो वो वी नॉट से ज्यादा होगा। और सी से बी तक जाने में वो घट रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू तो वी नॉट से ज्यादा ही होगी ना। घट रहा है लेकिन उसकी वैल्यू वी नॉट से ज्यादा ही होगी, और घटते घटते उसकी वेलोसिटी यहां पे वी नॉट होगी। तो पूरी जर्नी के दौरान सेकेंड वाली रिंग की पूरी जर्नी के दौरान उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वी नॉट से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। पूरी जर्नी के दौरान सेकेंड वाली रिंग की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो वी नॉट से ज्यादा ही होगा। तो अगर ज्यादा ही होगा तो सेकेंड वाली रिंग को ए से बी तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा। तो अपना ऑप्शन होएगा T1 ग्रेटर देन T2। T1 ग्रेटर देन T2 इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया सवाल था, एकदम बुद्धि वाला सवाल था। जो दिमाग लगाएगा उसको समझ में आएगा ये सवाल। बोलो समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा ये सवाल? बोलो सिमरन। चलो देखो, एक सवाल और मैं करवाता हूं तुम्हें ऐसा का ऐसा, वो भी पूछा हुआ है देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो समझना बात को अच्छे से। अपने को क्या गिवन है, दो पाथ है अपने पास में। देखो है ना, एक पाथ तो ऐसा है और एक पाथ ऐसा है। समझना बात को अच्छे से ध्यान से। एक पाथ ऐसा है, देखो बिल्कुल इस जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है पाथ में। देखो जो पोर्शन ए बी यहां पर ऐसे है, वो पोर्शन ए बी यहां पर ऐसे है, वो पोर्शन ए बी यहां पर ऐसे है। और यहां से अपन ने एक ब्लॉक छोड़ा। देखो यहां से अपन ने क्या किया, एक ब्लॉक छोड़ा, एक ब्लॉक ये छोड़ा, और यहां से भी एक ब्लॉक ये छोड़ा अपन ने। ठीक है, ये ब्लॉक 1 है अपना और ये ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 1 हो गया, ब्लॉक 2 हो गया। सेम सवाल अपने से पूछा कि पहले वाले ब्लॉक को यहां तक पहुंचने में टाइम लगा T1, दूसरे वाले ब्लॉक को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा T2। तो सेम सवाल अपने से पूछा कि T1 ग्रेटर देन T2 है या T2 ग्रेटर देन T1 है, या तीसरा ऑप्शन अपने से पूछा T1 बराबर T2, या चौथा ऑप्शन अपने से बोला नन ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन सही है ये अपने से पूछा। तो बात समझो तुम, यहां पे भी बिल्कुल वैसी बात है। देखो जब ब्लॉक यहां पे आएगा ऐसे, तो ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगेगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना। ब्लॉक पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। वो नॉर्मल रिएक्शन का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। वो नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा फर्स्ट हाफ में। और सेकेंड हाफ में नॉर्मल का क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी को कम करेगा। लेकिन पूरी जर्नी के दौरान
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस केस में ज्यादा होगा ना। बिल्कुल वैसी ही बात है, देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, जो इस वाले ब्लॉक को यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम लगा, इस ब्लॉक को भी यहां से यहां तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा। ये वाला ब्लॉक इस वाले पाथ के अलोंग जाएगा, दूसरा वाला ब्लॉक इस वाले पाथ के अलोंग जाएगा, तो दूसरे वाले ब्लॉक को यहां कम टाइम लगेगा ना, उसके बाद यहां से यहां तो वापस सेम टाइम ही लगेगा, है ना। तो इस केस में भी क्या होगा, सेकेंड वाले ब्लॉक को यहां से यहां तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि इस पोर्शन को वो कम टाइम में ट्रेवल कर लेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट ब्लॉक। तो इस केस में भी अपना आंसर क्या होगा, T1 ग्रेटर देन T2। ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट है। बोलो बात अच्छे समझ में आई कि ये पिछले सवाल जैसा ही सवाल था ये भी? बताओ फटाफट, रिप्लाई करो चैट के अंदर, सबको समझ में आया? अक्कल वाले सवाल थे, दोनों दोनों सवाल पूछे हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। सिमरन तुम्हें आया समझ में? कोई डाउट हो तो पूछ लो। सिमरन समझ में आया अच्छे से? है यस सर, आ गया। ना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो, है ना, माइक ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो और बात करते हैं अपन। अब बात देखो अपन करते हैं रेफरेंस फ्रेम की। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? देखो रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम वो जगह होती है जहां पर बैठकर अपन किसी बॉडी के मोशन को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, है ना। वो जगह अपनी क्या कहलाती है, रेफरेंस फ्रेम कहलाती है। जैसे मान लो मैं सड़क पे खड़ा हुआ हूं और मैं कार को देख रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, एक रेफरेंस फ्रेम हो गया, है ना। जो ऑब्जर्वर होता है बेसिकली वही अपना क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम होता है। मैं मैं सड़क पे बैठ के कार को देख रहा हूं, तो मैं एक ऑब्जर्वर हो गया। मान लो मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूं और मैं चलती हुई कार को देख रहा हूं, तो मोटरसाइकिल से जो देख रहा है कार को, वो भी क्या हो गया, एक ऑब्जर्वर हो गया, है ना। पहले वाले केस में जब मैं खड़ा होके, सड़क पे खड़ा होके कार को देख रहा था, तो मैं कैसा ऑब्जर्वर था, मैं वो ऑब्जर्वर था जो रेस्ट पर है। और जब मैं मोटरसाइकिल पे चलता हुआ कार को देख रहा हूं, तो मैं कैसा ऑब्जर्वर हो गया, मूविंग ऑब्जर्वर हो गया। तो रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वर ही होता है ना। मतलब जहां पर बैठकर अपन किसी चीज को एनालाइज करते हैं, किसी बॉडी के मोशन को एनालाइज करते हैं, वो अपना क्या कहलाता है, रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। और रेफरेंस फ्रेम अपना मूविंग रेफरेंस फ्रेम भी हो सकता है, और रेफरेंस फ्रेम अपना रेस्ट पे भी हो सकता है ना। रेफरेंस फ्रेम मूविंग रेफरेंस फ्रेम भी हो सकता है और रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पे भी हो सकता है। अच्छा, और बातें समझते हैं, देखो, है ना। तो रेफरेंस फ्रेम के बारे में अपन लिख सकते हैं, इट इज एन ऑब्जर्वेशन प्लेस, इट इज एन ऑब्जर्वेशन प्लेस। ठीक है, ये क्या होती है, एक ऑब्जर्वेशन प्लेस होती है। और ये क्या हो सकता है, इट मे बी एट रेस्ट, इट मे बी एट रेस्ट और मूविंग। रेफरेंस फ्रेम रेस्ट में भी हो सकता है और मूविंग भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें और कुछ चीजें समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो मेरे को क्या लिखना है, ये लिखना है VAB। VAB का मतलब क्या है, देखो, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B, वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B। तो यहां ऑब्जर्वर कौन है, यहां ऑब्जर्वर है B, यहां ऑब्जर्वर कौन है, B है ना। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B में ऑब्जर्वर कौन है, B है। तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B कैसे लिखी जाती है, देखो, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। वेलोसिटी ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B कैसे लिखी जाएगी, वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। VA मतलब वेलोसिटी ऑफ A है, VB मतलब वेलोसिटी ऑफ B है ना। और अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे VBA,
इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो यहां ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ए ऑब्जर्व कर रहा है ना। और कैसे लिखा जाएगा ये, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसे लिखा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, है ना। अच्छा अब देखो, अब मैं तुम्हें और एग्जांपल से समझाता हूं सारी चीजें। जैसे मान लो ये, मान लो अपने ट्रेन का कोई डिब्बा है, ठीक है। ठीक है, ये ट्रेन का अपना कोई डिब्बा हो गया, ठीक है। अब देखो ट्रेन के अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं। देखो जैसे मान लो ये अपनी ट्रेन की सीट हो गई, देखो, है ना। और ट्रेन की सीट पे मान लो ये मान लो कुछ भी मान लो, जैसे मान लो पूजा बैठी हुई है, चलो पूजा को बैठा देते हैं। और सामने जो है वो मान लो सिमरन बैठी हुई, मान लो चलो। और जतिन अपना बाहर खड़ा है ऐसे मान लो, है ना, कि जतिन बाहर खड़ा है ऐसे, ठीक है। अब जो अपनी ट्रेन है, देखो अपनी ट्रेन चल रही है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ट्रेन अपनी चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। चलो एक ऑब्जर्वर और ले लेते हैं अपन, मान लो एक और ये है, ये मान लो अपना क्या है, ये मान लो चलो रश्मि है अपनी कोई, है ना। तो ट्रेन चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और रश्मि जो है वो ट्रेन के अंदर चल रही है, मान लो रश्मि की स्पीड ले ली 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रश्मि की हो गई 1 मीटर पर सेकेंड। अब समझना बात को, अब मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें समझाता हूं। मान लो मैं तुम्हें बोलूं मान लो जतिन ने किसको मान लो मैं तुम्हें ये बोलूं कि पूजा ने रश्मि को देखा, पूजा ने किसको देखा, रश्मि को देखा। तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, वी आर पी मतलब वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू पूजा, वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू पूजा। तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, देखो रश्मि की वेलोसिटी, रश्मि की वेलोसिटी, रश्मि की वेलोसिटी कितनी है बता सकता है कि कोई? इसको कैसे लिखूंगा, देखो वेलोसिटी ऑफ रश्मि माइनस वेलोसिटी ऑफ पूजा। अच्छा ये बता सकते हो कि रश्मि की वेलोसिटी कितनी है? कोई बता सकता है रश्मि की वेलोसिटी कितनी होगी? रश्मि की वेलोसिटी कितनी होगी? ट्रेन की वेलोसिटी के इक्वल। लेकिन रश्मि चल भी रही है 1 मीटर पर सेकेंड से, तो दोनों को प्लस कर देंगे। दोनों को प्लस कर देंगे, बिल्कुल सही है। देखो ये सुनो, चलो मैं निकाल के बताता हूं तुम्हें ये। देखो मैं लिखता हूं, देखो ऐसे लिखते हैं, देखो वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, टी इज ट्रेन, वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ रश्मि माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, है ना। अब ये वाली जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ये वाली जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ये रश्मि की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ये 1 मीटर पर सेकेंड जो है रश्मि की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। अपने को रश्मि की ओरिजिनल वेलोसिटी निकालनी है। ट्रेन की वेलोसिटी देखो कितनी है, 5, ट्रेन की वेलोसिटी है 5। इस वाले डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटीज है उनको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, अपोजिट डायरेक्शन में जो भी होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहां से अगर रश्मि की वेलोसिटी तुम निकालोगे तो वो कितनी आएगी, 6।
रश्मि की वेलोसिटी कितनी आएगी 6, वी आर इज 6। अच्छा पूजा की वेलोसिटी कितनी होगी देखो, अगर मैं निकालूं वेलोसिटी ऑफ पूजा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन तो वो होगी वेलोसिटी ऑफ पूजा माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। अब पूजा की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में, देखो पूजा तो रेस्ट पे है ना, तो पूजा की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी है 0। पूजा की वेलोसिटी निकालनी है ना वीपी, और ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है 5, तो पूजा की वेलोसिटी भी कितनी हो गई 5, पूजा की वेलोसिटी भी कितनी हो गई 5। अब देखो वी आर की वैल्यू रख दो, वी आर की वैल्यू कितनी है 6, वीपी की वैल्यू कितनी है 1, सॉरी वीपी की वैल्यू कितनी है 5, पूजा की वेलोसिटी कितनी है 5, तो रश्मि की वेलोसिटी पूजा के रेस्पेक्ट में है ना, अगर पूजा रश्मि को देखेगी तो उसे पूजा रश्मि कितने से जाती हुई दिखेगी 1 मीटर पर सेकेंड से जाती हुई दिखेगी, है ना, बिल्कुल सिंपल। अच्छा अब मैं लिखता हूं, चलो ऐसा करते हैं जतिन की भी वेलोसिटी ले लेते हैं, मान लो जतिन की वेलोसिटी 2 है ना। अब मान लो जतिन ने देखा पूजा को, जतिन ने देखा पूजा को, तो मैं लिखता हूं वी पीजे वेलोसिटी ऑफ पूजा विथ रेस्पेक्ट टू जतिन, तो वो क्या होगी वेलोसिटी ऑफ पूजा माइनस वेलोसिटी ऑफ जतिन, वेलोसिटी ऑफ पूजा माइनस वेलोसिटी ऑफ जतिन। अब देखो पूजा की वेलोसिटी कितनी निकाली तुमने, तुमने पूजा की वेलोसिटी निकाली 5, जतिन की वेलोसिटी कितनी है, जतिन की वेलोसिटी है 2, है ना। जो भी वेलोसिटीज राइट की तरफ है मैं उनको पॉजिटिव ले रहा हूं, तुम चाहो तो वेक्टर में भी लिख सकते हो इसको, कि जैसे वीपी को तुम लिख सकते हो 5 आई कैप, वीजे को तुम लिख सकते हो 2 आई कैप, तो ये कितनी आएगी 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर जतिन पूजा को देखेगा तो जतिन को पूजा की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी 3 मीटर पर सेकेंड दिखाई देगी, है ना। और देखो, और मान लो मैं तुमसे ये पूछूं, मान लो वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू जतिन, रश्मि की वेलोसिटी जतिन के रेस्पेक्ट में, जतिन ने देखा रश्मि को, है ना, तो कैसे लिखा जाएगा देखो वी आर जे, वी आर माइनस वीजे, है ना। तो रश्मि की वेलोसिटी कितनी है, रश्मि की वेलोसिटी है 6, जतिन की वेलोसिटी कितनी है, जतिन की वेलोसिटी है 2, तो ये कितना आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अगर जतिन देखेगा रश्मि को तो जतिन को रश्मि कितने से मूव करती हुई दिखेगी 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करती हुई दिखेगी। सबको बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए, है ना। अच्छा देखो अब एक बात और सिखाता हूं मैं तुम्हें बढ़िया वाली, जैसे ये वाली जो वेलोसिटीज मैं लिख रहा हूं वी आर, वीपी, वीपी, वीजे, ये वेलोसिटीज किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये क्या है, ये बेसिकली जो अपन लिखते हैं वी ए माइनस वी बी, ये है वेलोसिटीज ऑफ ए एंड बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर कुछ मेंशन नहीं होता तो वो वेलोसिटीज किसके रेस्पेक्ट में लिखी जाती हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है ना। वो वेलोसिटीज किसके रेस्पेक्ट में लिखी जाती हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखी जाती है। अब देखो मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू पूजा, तो उसका आंसर मैंने निकाला 1। अब इसी सवाल को देखो मैं एक दूसरे तरीके से करके बताता हूं तुम्हें, इसी सवाल को मैं एक दूसरे तरीके से सब करके बताता हूं। देखो वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू पूजा को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ पूजा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, है ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिखो। देखो क्या आता है, अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी ऑफ रश्मि विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन कितनी है, रश्मि की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में देखो तुमने निकाली है, रश्मि की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी है 1 है, रश्मि की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी है 1, और पूजा की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितनी है 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। देखो वीआरपी को निकालने के दो तरीके हो गए, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि ये दोनों जो भी वेलोसिटीज लिख रहे हो आप, ये वाली जो दोनों वेलोसिटीज आप लिख रहे हो, ये जो वेलोसिटीज होनी चाहिए मस्ट बी
with respect to same frame, must be with respect to same frame. ये जो वेलोसिटीज होनी चाहिए ये सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे जैसे VRP को मैंने लिख दिया VRT माइनस VPT, तो ये जो वेलोसिटीज हैं अपनी ये दोनों मैंने ट्रेन के रेस्पेक्ट में लिखी है. वैसे ही VR माइनस VP मैंने लिखा है, तो ये दोनों वेलोसिटीज मैंने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखी है. तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी में एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप लिख रहे हो VRP बराबर VR माइनस VP या VRP बराबर VRT माइनस VPT, तो ये दोनों वेलोसिटीज जो होनी चाहिए वो सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए. किसके रेस्पेक्ट में होनी चाहिए? ये सेम फ्रेम के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, है ना. और जो कॉन्सेप्ट अपन ने रिलेटिव वेलोसिटी के लिए पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट is applied to acceleration of bodies also, यही सेम कॉन्सेप्ट किस पे लगाया जा सकता है? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज पे भी लगाया जा सकता है ना. ये चीजें भी आपको क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए, है ना, कि रिलेटिव वेलोसिटी का सेम कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन पे भी लगाया जा सकता है. क्लैरिटी से सबको बातें समझ में आनी चाहिए. बोलो कोई डाउट है क्या किसी को इस चीज में, या सबको समझ में आया अच्छे से? बोलो. आगे जतिन समझ में? चलो बाकी कल पढ़ते हैं फिर अपन, है ना. यस सर.